नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी बस यही कहते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान के लिए लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को संबोधित किया, पीएम मोदी पर हमला बोला और एक बार फिर से संविधान का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि संविधान की लाल किताब जो वो अपने पास रखते हैं वो कोरी है, क्योंकि उन्होंने यानी कि मोदी जी ने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। राहुल गांधी ने संविधान के कवर के रंग पर किए गए हमले को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मैं रैलियों में संविधान की लाल किताब दिखाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं संविधान की किताब का कवर लाल हो या किसी और रंग, इसके अंदर जो लिखा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी संविधान के मुद्दे पर घिर गए हैं। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली को बता दिया है गैस चैम्बर और वायनाड की हवा को खूबसूरत कहा है। तो इस बयान को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को संविधान की कोई समझ नहीं है। क्या राहुल गांधी को संविधान की समझ है? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मंच से पीएम मोदी का अपमान किया है वहां के लोगों को पचा नहीं। महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पार्टी के नेताओं को महायुति के लोगों ने पीटा, मारा, पत्थरबाजी के उसके ऊपर। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र के अंदर बाइकआउट किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उसके नेताओं को भगाया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। शरद पवार कुछ इसी लाइन पर चल रहे हैं। और लेकिन फिर भी राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जब जो भी दो विचारधाराओं की लड़ाई है तो आपको पीएम मोदी के संविधान विशेषज्ञ होने और न होने पर टिप्पणी करने के पहले खुद के किताब पर देख लेना चाहिए कि यह सवाल तभी उठा जबकि आपकी सभा में ही संविधान के ऊपर कवर पर लिखा हुआ संविधान की किताब अंदर से कोरा कागज निकला। सवाल वहीं से खड़ा होता है और उसी सवाल का जवाब पीएम मोदी पहले दे रहे थे कि भाई राहुल गांधी के संविधान के अंदर वास्तव में कुछ है या फिर वो उसी सभा में बटने वाले संविधान की उस प्रति के तरह है जो कि अंदर से खाली होता है। अगर राहुल गांधी को लगता है कि संविधान जो उनके हाथों में जो किताब है उसका कवर लाल होने से परेशानी नहीं होती, तो फिर राहुल गांधी को अपने ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए कि इन लोगों को रंग से परेशानी नहीं है तो हरे रंग से इतना प्यार और भगवा से इतनी नफरत क्यों है? क्यों ये बार बार भगवा आतंकवाद की बात कांग्रेस की सरकारों ने की? क्यों भगवा फहराने के ऊपर ये लोग हंगामा खड़ा करते हैं कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, देखो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? संविधान की चर्चा करने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास देख लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का इतिहास नहीं देखा, सीधे पीएम मोदी पर हमला कर दिया। और इसी बात को लेकर सभा में बेचैनी थी कि आपको कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे उस व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए कि जिसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो किस मुद्दे पर टिप्पणी कर रहे हैं और किस आधार पर आप झूठ फरेब फर्जीवाड़ा फैलाते हुए एक उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो अभी प्रधानमंत्री के पद पर। तो क्या इस बार पीएम मोदी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने किया है उनको एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मुसीबत तो सामने आ गई थी, नंदुरबार में भी आ गई थी और फिर नंदुरबार से बढ़ते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। उनको लग रहा है कि विचार की लड़ाई में तो हम पिछड़ गए, क्योंकि इन्होंने विचारधारा की बात की थी और दो विचारधारा की जब बात की कि एक कांग्रेस की विचारधारा है जिसके आधार पर इंडी अलायंस बना हुआ है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी यानी संघ की विचारधारा है जिसके आधार पर एनडीए बना हुआ है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो सकते हैं। और उस विचारधारा की लड़ाई में जब ये बात करने लगे कांग्रेस की विचारधारा को, तो अघाड़ी के अंदर ही फूट पड़ने लगा और उसी के खिलाफ उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। और उस गठबंधन में होने का मतलब यह नहीं है कि हम कांग्रेस के रास्ते पर चल दिए। हम कांग्रेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को टारगेट किया रैली के दौरान।
अगर अघाड़ी के अंदर विचारधारा के स्तर पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी एक मंच पर नहीं आ सकते, जहां राहुल गांधी सावरकर की बात वहां नहीं कर सकते, न राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की बात कर सकते, तो फिर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को टारगेट किया एक तरह से कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम खड़े नहीं हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा संघ की विचारधारा के विरोधी है, यानी कि हिंदुत्व की विचारधारा के विरोधी है। तो ये सजा तो उसी समय से मिलनी शुरू हो गई कि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता नहीं है और कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। तो नंदुरबार में जिस तरीके से इन्होंने संविधान के रंग की बात की, उसी से महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि लाल रंग की जो बात कर रहे हो, संविधान का कोई और रंग भी हो सकता था, आपकी कॉपी का कोई और रंग हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र में जहां अभी भी नक्सलवाद पनप रहा है, जहां नक्सलवादी महाराष्ट्र में अभी भी हमले कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जाकर आप लाल संविधान दिखाते हो, लाल क्रांति की बात करते हो, आदिवासी और पिछड़ों की बात करते हुए आप सरकार पर वो सवाल उठाते हो जो कि संवैधानिक तरीके से जिसका समाधान नहीं हो सकता। एक तरह से ये उकसाने की प्रवृत्ति है कि कैसे हम लोगों को ऐसे भड़काएं कि यहां पर जो चीन के साथ इनका संबंध रहा है वो चीनी माओवादी क्रांति यहां पर भी हो जाए। यानी नक्सलवादियों के साथ आपके जो सीक्रेट डील चल रहे हैं उसी को लेकर तो पीएम मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि देखिए ये अर्बन नक्सल जो है ये राहुल गांधी की टीम का मेंबर बन चुका है और इन लोगों ने ऐसे विचारधाराओं को इनकी बदली है कि अब कांग्रेस जो पहले सो कॉल्ड सेकुलर हुआ करती थी, सो कॉल्ड वामपंथी हो गई है, पूरी तरीके से लेफ्ट के ग्रैब में आ चुके हैं। और यही बात उनको वहां पर परेशानी पैदा की रैली के अंदर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के वो नेता भी हैं जो कि लेफ्ट विंग के साथ नहीं है, जो कि वहां के लोगों की समस्या की बात करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया था कि महाराष्ट्र में जो इन क्षेत्रों में समस्या है उस पर दो चार बातें बोलिए। और राहुल गांधी केवल और केवल टारगेट करना शुरू कर देते हैं पीएम मोदी को। तो जो विधानसभा के अंदर स्थिति है जिसमें बार बार महाराष्ट्र के अंदर उठ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करोगे ज्यादा गुस्सा नहीं होगा, लेकिन सीधे मोदी को टारगेट करोगे, संघ को टारगेट करोगे, विचारधारा को टारगेट करोगे, हिंदुत्व को टारगेट करोगे तो इसका बुरा परिणाम ही होना है। इसलिए राहुल गांधी वहां से बेइज्जत होकर लौट रहे हैं। लेकिन कितनी बार बेइज्जत होंगे? जब जब जाते हैं संविधान का मुद्दा उठाते हैं तब तक बेइज्जती हो जाती है राहुल गांधी की, लेकिन वो संविधान के मुद्दे पर चुप क्यों नहीं रहते? बार बार इसी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनको लग गया है, इनको लगा कि जो थोड़ी सी सफलता मिली, अगर 2014-2019 के मुकाबले 44-54 सीटों से बढ़कर ये 99 सीटों पर आ गए तो उसमें संविधान का मुद्दा एक महत्वपूर्ण था। इनको सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मिलते हैं, कुछ वीडियो मिलते हैं जिसमें लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि मोदी संविधान का नुकसान पहुंचा रहे हैं और ज्यादातर ये मुसलमानों की बात है, क्योंकि ये लोग हमेशा से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर ये कमजोर पड़ रहे हैं वहां संविधान मानवाधिकार की बात करना शुरू कर दो और अपने लिए एक शील्ड बनाओ जिसके दायरे में रखकर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पूरी व्यवस्था का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सके, जैसा कि अभी किया जा रहा है, जैसे बुलडोजर एक्शन पर हुआ, जैसे इससे पहले मदरसा बोर्ड पर हुआ। तो ये सारे इनके शील्ड बनाए हुए हैं जिसमें राहुल गांधी भी फंस चुके हैं। अब इनको लगता है कि अगर संविधान के मुद्दे से हम हट गए तो इसमें सबसे पहले मुसलमान नाराज होगा कि हमने आगे बढ़ के बात करनी शुरू की, हम इनके साथ खड़े हैं और ये अपने मुद्दों से भटक जाते हैं, तो इसलिए इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जो वामपंथी संविधान को मानता नहीं, जो लोकतंत्र को मानता नहीं, वो वामपंथी इनके इर्द गिर्द जो बैठे हैं उन लोगों ने भी यही बताया है कि छोटे मोटे मुद्दे से, लोकल इशू से कोई मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए एक ऐसा मुद्दा बनाओ जिससे कि सामान्य लोग कंफ्यूज हो जाए कि सचमुच में आगे चुनाव तो नहीं रुकने वाला, सचमुच में आगे मोदी तानाशाह तो नहीं बनने वाला, संविधान बदल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का यह भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है एक के बाद एक चुनाव। और इस बार मोदी पर हमला करना भी राहुल गांधी को महंगा पड़ेगा, जैसा कि आपने समझाया। बात प्रियंका वाड्रा की करे सर, वो दिल्ली आती है वायनाड से और उसके बाद वो कहती है कि दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है। क्या ये केजरीवाल
के लिए कटाक्ष माना जाए? देखिए, केजरीवाल के लिए अब प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन प्रियंका वाड्रा दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बोले, राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वायनाड में जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा अभी फंसी हैं, वैसे लगता है कि इस बार कहीं पेच इनके जीत में न फंस जाए, क्योंकि वायनाड के में जो 3 चुनाव हुए जिसमें गांधी परिवार के लोग आए, 2 चुनाव, 1 उपचुनाव। अगर 2019 में चुनाव हुए तो राहुल गांधी का जो जीत का मार्जिन था वो भी 4.5 लाख के करीब था, और उसमें वोटिंग परसेंटेज की बड़ी भूमिका थी, जो 80% वोट पोल हुए थे। लेकिन 5 साल बाद 2024 में राहुल गांधी गए चुनाव लड़ने के लिए, वहां के लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा इस बात के लिए है जो कि अलग अलग जगह पर वो अपने गुस्सा का इजहार कर रहे हैं कि देखो ये सेलिब्रिटी लीडर है, और सेलिब्रिटी लीडर है तो हमसे मुलाकात नहीं कर पाते, बात नहीं हो पाती, और जब बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, अगर मुलाकात हुई भी राहुल गांधी की, तो उनकी एक समस्या दूसरी है कि भाषा को लेकर समस्या आ जाती है, वो मलयालम बोल नहीं पाते, तो ऐसे में वो इंग्लिश में बोलते हैं और दूसरे लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो हम अपनी भावना जो बताना चाहते हैं वो इन लोगों को नहीं बता सकते, और इसलिए 2024 में उनका जीत का मार्जिन भी घटा और परसेंटेज वोटेज भी घटे, यानी 80% से घट के 74% हो गया पूरे ओवरऑल पोल परसेंट। और लेकिन राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा वोट कम ला पाए, यानी 3.5 लाख का मार्जिन हो गया। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा मैदान में है कुछ समय के बाद ही, अब इतने समय में ही उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने 2024 के चुनाव में भी इतना प्रचार नहीं किया था वायनाड में जितना प्रियंका वाड्रा के लिए किया, और प्रियंका वाड्रा खुद चुनाव से पहले तक बिल्कुल डेरा तंबू गाड़ के वहां बैठ गई थी। लेकिन इसके बावजूद समस्या यही हो रही थी कि लोग बाहर निकलेंगे, और लोग बाहर नहीं निकले। 64% वोट पोल हुआ, जो कि अभी वायनाड कंस्टिट्यूएंसी बनने के बाद से सबसे कम वोटिंग हुई है। अब इतने कम वोटिंग हुई तो इसका मतलब यह है कि जो अभी इन लोगों के लिए वोट देने वाले, यानी गांधी नेहरू परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए वोट देने वाले लोग थे, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे प्रियंका वाड्रा के होने के कारण। और इसके कारण जो वोट पड़ रहा था लोकल इशू पर कि लोकल लीडर हैं सत्यन मोकेरी, तो उनको अगर वोट देते हैं तो वो हमसे कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं तो लोकल समस्या का ही पता है। ये इतने बड़े नेता नहीं है राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की तरह जो साल में 1 आध बार आ गए तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया। तो इन सारे मुद्दों ने प्रियंका वाड्रा को परेशान करके रखा है, और इसलिए जो वहां से पोल रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार तो प्रियंका वाड्रा बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अगर जीत भी गई तो बड़े कम मार्जिन से जीत मतलब होगी। कम वोटिंग परसेंटेज ने प्रियंका वाड्रा की मुसीबत बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो केरल में वायनाड उपचुनाव के बाद दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता और उच्च AQI स्तर के कारण अपने अनुभव को गैस चैम्बर में प्रवेश करने जैसा बताया है। देखा जाए तो प्रियंका वाड्रा ने केजरीवाल पर करारा हमला बोला है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव फंसता नजर आ रहा है। वो जीत पाएंगी या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो वहीं संविधान लेकर घूमने वाले, संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर इस बार बुरे फंस गए हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।